जय हिंद एवरीवन। आज हम सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे एवरेज का, और जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा था, हमने पास्ट ईयर्स को सोल्व किया था। और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हो सकता है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या बोला है इस क्वेश्चन में? द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स इज 83, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास वाई इज 76, the average score of class Z is 85, the average score of class X and Y is 79, and the average score of Y and Z is 81. What is the average score of X, Y and Z? तो आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि एवरेज होता क्या है। एवरेज इज इक्वल टू, आप सभी को पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और मैंने आपको ये भी बताया था एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भी आपके पास जो भी नंबर था, आपने जब जितने भी आपके पास नंबर थे, क्वांटिटी थी, जब उसमें बराबर बराबर आपने सबको बांट दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एवरेज के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर अगर दो क्वांटिटी को आप मिक्स कर रहे हो तो हमेशा आप वहां पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे क्लास एक्स एंड वाई कि जो एवरेज है क्लास एक्स और वाई का, एक्स का एवरेज दे रखा है 83, वाई का एवरेज दे रखा है 76, और क्या बोल दिया आपसे? द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Z इज 85 एंड X और Y, तो इन दोनों का कंबाइन यानी कि X और Y का जो एवरेज है वो कितना है? 79। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? X और Y की क्वांटिटी का रेशो, कि मतलब क्लास X और क्लास Y में टोटल कितने लोग थे। बात क्लियर है ना? ये यहां से क्या मिल जाएगा आपको कि भी इसमें टोटल लोग कितने थे। अगर टोटल लोग आपको पता निकालने हैं तो 79 में से 76 गया 3, और 83 में से 79 गया 4, यानी कि क्लास X और Y में जो उनके नंबर का रेशियो है वो कितना है? 3:4। वैसे भी आप कर सकते हो Y और Z का कंपेयर। Y कितना है? 76, Z कितना है? 85, और दोनों का कंबाइन कितना है? तो Y एंड Z का जो एवरेज दे रखा है एक साथ का, वो दे रखा है आपको 81। यहां से हम क्या करेंगे? 85 में से 81 कितना जाएगा? 4। 81 में से 76 कितना जाएगा आपके पास? यहां से 5। मतलब ये है x और y का रेशो, ये है y और z का रेशो। क्या y दोनों में सेम है? बिल्कुल सेम है। तो यहां से आप कह सकते हो कि x रेशो, y रेशो, z की वैल्यू हो जाएगी 3:4:5। सबसे पहली चीज तो ये निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे एक्स वाई जेड तीनों का एवरेज निकालना है तो तीनों का एवरेज निकालने के लिए मुझे पहले सम पता होना चाहिए और नंबर पता होना चाहिए। अगर सम निकालना है तो सम के लिए एवरेज इंटू नंबर कर देंगे। अब देखो कैसे निकालना है। मुझे निकालना है एवरेज तीनों का, एक्स वाई एंड जेड का। तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि भाई एक्स क्लास के अंदर, ठीक है, कितने बच्चे थे और उनका टोटल सम कितना है मार्क्स का। तो भाई एक्स के अंदर थे टोटल 3, वाई के अंदर है टोटल 4, जेड के अंदर है टोटल 5। एक्स क्लास का एवरेज है 83, तो उनका सम कितना आ जाएगा? सम कैसे निकालेंगे? एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज कितना है? 83, नंबर कितना है एक्स में? 3, प्लस वाई का समेशन कितना होगा? तो आप बोलोगे 76 इंटू 4, प्लस जेड के अंदर कितना हो जाएगा? 85 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, ये हो गया सम ऑफ द स्कोर मार्क्स इन क्लास एक्स वाई एंड जेड। नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो कितना है? 5 4 9 और 3 12 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहां से आपका जो एवरेज आएगा वो कितना जाएगा? 3 3 9, 3 8 24, प्लस देखो या तो आप 12 से डिवाइड कर दो, या जैसे आपको 3 से कटता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 डिवाइडेड बाय 12 कितना जाएगा? तो 5 और 4 9 और 9 18 का 8 हासिल लगा 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 3 7 2 9, तो 978 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू, तो 12 अट्ठे 96, मतलब 80 वाला कोई, अच्छा कई सारे हैं, तो 12 अट्ठे 96 कितना गया? 18, 12 ही कम 12 कितना गया? 6, डेसिमल लगा के 0 60, तो 12 पंजे 60, तो एवरेज कितना है? मतलब 81.5, दैट इज अल्फा।
अब अगर आप यहाँ पे इसको लेट करके सोल्व करोगे ना, कि मान लेते हैं x के अंदर x बच्चे हैं, y के अंदर y बच्चे हैं, z के अंदर z बच्चे हैं, तब भी आ जाएगा, पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव और हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे। इसीलिए अगर दो चीज़ों की इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है, उनकी कंबाइन दे रखी है, एलिगेशन लगाओ, क्या मिलेगा? क्वांटिटी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स। भाई उसकी 10 इनिंग में कुछ एवरेज है, हमें नहीं पता, मान लो x है। शॉर्ट तरीका भी होगा, बिना x का भी होगा, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ऐसे भी लिखवा देता हूँ। इन इज 11th इनिंग ही स्कोर्ड 108 रन। लेकिन देखो ये 10 इनिंग की एवरेज है x, और 11वीं इनिंग में उसने कितने रन बनाए? 108 रन। देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 6 रन। एवरेज, हिज एवरेज इंक्रीजेज बाय 6 रन। तो पहले एवरेज कितनी थी? 10 इनिंग की x। अब आफ्टर मतलब टोटल 11 इनिंग की, आफ्टर 11 इनिंग्स उसकी एवरेज कितनी होगी? x प्लस 6। बस फॉर्मूला लगा दो, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करना है तो एवरेज क्या होता है? एवरेज कितना है? x प्लस 6। सम कितना है? तो पहले तो इनका निकालेंगे भाई, 10 इनिंग का यहाँ पे लगाएंगे पहले। तो एवरेज कितना था? आपने माना x, सम आपको निकालना है, इनिंग कितनी है? 10, तो 10 इनिंग का सम कितना आ गया? 10x प्लस 11वीं इनिंग में टोटल 108 रन, डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग कितनी होगी अब? 11। जब सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 66 इज इक्वल टू 10x प्लस 102। तो यहाँ से 11x में से 10x माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, और 108 में से 66 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। इसका मतलब क्या है कि 10 इनिंग के बाद जो आपकी एवरेज थी वो कितना है? 46। लेकिन उसने क्या पूछा है? न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या हो गई? 6 से बढ़ गई, तो 42 और 6 48, यानी कि चार्ली आंसर। तो एक तरीका तो देखो ये है अप्रोच करने का। दूसरा मेथड होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग। आपको ऐसे लिखना है 10 इनिंग्स की एवरेज है x, ये हमें नहीं पता, ठीक है, निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन 11th इनिंग में कितने रन बनाए? 108 रन। ऐसा करने से हुआ क्या कि जो 11 की बाद की एवरेज है ना, वो 11 से इंक्रीज होगी। एवरेज पहले जो भी था 11 से बढ़ गया। एवरेज का मतलब क्या होता है? ये होती है फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो यहां पे समझो, 10 इनिंग की एवरेज 42 है, इसका मतलब क्या है कि हर इनिंग में 42 रन बना रहा है। यहां रखो, एवरेज इज दी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 10 इनिंग की एवरेज 42 है, इसका मतलब क्या है कि भाई हर इनिंग में 42 रन बना रहा है। अगर एवरेज 6 से बढ़ गई, मतलब हर इनिंग में 6 रन एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो 11 इनिंग में एक्स्ट्रा बढ़े, 11 छंग 66, तो 66 रन्स यूज्ड हो गए किस चीज में? एवरेज को 6 से बढ़ाने में। और टोटल रन कितने बनाए हैं? 108 रन। कितने बनाए हैं? 108। तो 108 में से 66 जो एवरेज बढ़ी है ना हमारी टोटल, वो माइनस कर दो। टोटल एवरेज बढ़ी एक इनिंग में 6 से, 11 इनिंग में 66 से, तो ये 66 रन वो है जिन्होंने एवरेज बढ़ाई। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा? जो पहली एवरेज है। पहली एवरेज कितना है? देखो 42, डायरेक्ट आपका आंसर। ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग। मतलब बिना फॉर्मूला लगाए अगर आपको एवरेज की अंडरस्टैंडिंग पता है, आप क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर लेंगे। ये है एवरेज। 10 की बात की, आपसे पूछिए 11 के बाद की, 6 से बढ़ रही है, 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 48 रन। आगे देखो, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 17। ठीक है, 20 ऑब्जर्वेशन है और 20 की जो एवरेज है वो कितना है? 17 है। On checking, it was found that the two observations was wrongly copied as 3 and 6. ठीक है, if wrong observations are replaced by correct values 8 and 9, then what is the correct mean? तो आपको बताना है करेक्ट मीन क्या होगा। ठीक है, गलत क्या है? 3 और 6। मतलब आप एक चीज ध्यान रखो, आपको ना एवरेज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे लैंग्वेज बेस्ड, जिसमें आपको 3 लैंग्वेज का ध्यान रखना है। एक तो इंक्लूड करने का, एक एक्सक्लूड करने का, और तीसरा रिप्लेसमेंट। अगर मान लो मैंने ये बोला, मैंने 2 नंबर बाहर निकाले और मैं 2 नंबर लेके आ गया, इसका मतलब क्या है?
नंबर पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ सम पे। ये बात समझ में आई नहीं आई? अगर ये बात आपको समझ में आई तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि भाई एक काम करो 20 नंबर की एवरेज है 17, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एवरेज आपकी 17 ही होगी। अगर ये नंबर सही होते, अगर ये नंबर सही होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 17 ही होती। लेकिन हमने गलत क्या ले लिया, 3 और 6, दोनों का सम देखो कितना है, 9। मतलब दो नंबर जो हमने गलत लिखे उनका सम कितना है, सही। जो सही नंबर है इट इज रॉन्ग नंबर। सही नंबर कितना है, 17। मतलब मुझे 9 को बाहर निकालना है और 17 को अंदर लेके आना है। मुझे 9 को बाहर निकालना है और 17 को अंदर लेके आना है। तो एक तरीका तो ये है डायरेक्ट, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 8 हो गया। मतलब आप अब ये देखो, ये है इनकरेक्ट, ये है करेक्ट। अगर आपका करेक्ट नंबर बड़ा है एवरेज आपकी इंक्रीज होगी, अगर इनकरेक्ट बड़ा होता तो आपकी एवरेज घट जाती। कितने से घटेगी और कितने से बढ़ेगी, आप यहाँ पे ये देखो कितना ज़्यादा आया, 8 ज़्यादा आया। तो ये 8 नंबर की कमी, मतलब ज़्यादा आया कितने नंबर पे, टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। या आप डायरेक्ट भी एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 20 ऑब्जर्वेशन थे, एवरेज थी 17, 3 और 6 गलत है, सही नंबर है 8 और 9। डायरेक्ट करो, 6 और 3 9, 8 और 9 17, 17 में से 9 गया, कितना आएगा 8। मतलब एवरेज आपका करेक्ट नंबर ज़्यादा है, मतलब एवरेज आपका बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा, 17 से बढ़ेगा। तो 8/20 टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, ये 0.4 से। तो आपकी जो एवरेज है वो 0.4 से बढ़ जाएगी, दैट इज 17.4 आपका आंसर। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग रेशो में अच्छी है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो और कैसे करोगे, देखो आपको पता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अब हमने क्या करा, 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दे रखा है 17, एवरेज है 17, नंबर है उनका 20, तो यहां से सम आ जाएगा 17 दूनी 34, 340। अब इसमें से क्या हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि गलती से मैंने 3 और 6 लिख लिया 8 और 9 की जगह, तो गलत नंबर को इसमें से निकाल देंगे। तो न्यू सम कितना आ गया, तो न्यू सम आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 3 और 6 को, ऐड क्या करेंगे 8 और 9 को। उसके बाद नया एवरेज पूछा है, तो जो न्यू एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा, तो न्यू एवरेज होता है न्यू सम, जो कि कितना है, तो 340 में से क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 8 ऐड कर देंगे विच इज 348, डिवाइडेड बाय नंबर पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। जब नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है तो न्यू एवरेज कितना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 17.4 आपका आंसर। लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो एक लाइन में आंसर आएगा, आपको इतना लिखने की सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 10-10 सेकंड हर क्वेश्चन पे अगर आप बचा सकते हैं तो बचाने हैं। वो कैसे होगा, ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो, जिससे एक एक लाइन में आपके आंसर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और ये सेम ही चीज़ है जो आपने एक्स की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा है, बट क्यों लिखे इतना जब आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो in a class of 100 students there are 70 boys whose average marks in a subject are 75. If the average marks of the complete class is 72, then what is the average marks of the girls? ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिया आपको। बॉयज का दे रखा है, गर्ल्स का दे रखा है, कंबाइन दे रखा है। कंबाइन मतलब क्लास का दे रखा है, तो लिख लेते हैं। ये बॉयज हैं, देखो टोटल है 100, जिसमें से बॉयज कितने हैं 70, तो ये इनका नंबर आ गया। तो गर्ल्स कितने होंगे 30, तो यहां से बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशो कितना आ जाएगा 7:3। क्योंकि एवरेज की फॉर्म में जब कभी भी आप एवरेज पे एलिगेशन लगाओगे तो आपको हमेशा क्वांटिटी यानी कि उनके नंबर का रेशो देखने को मिलेगा। पूरी क्लास का बॉयज एंड गर्ल्स मिला के पूरी क्लास का एवरेज कितना, अच्छा इंडिविजुअल तो लिखा ही नहीं हमने अभी। बॉयज का कितना है 75, गर्ल्स का हमें निकालना है, दोनों का कंबाइन कितना है 72। कैसे करेंगे, अब देखो क्योंकि 75 बड़ा है 72 से, ये जो वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों के बीच में होगी, मतलब x छोटा होगा। तो 72 माइनस एक्स रेशो डिवाइडेड बाय 75 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 7/3। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 72 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 में से 7 माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू 65। तो गर्ल्स का एवरेज कितना है
65। ब्रावो आंसर। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला। अब देखो ये आप डायरेक्ट भी करना चाहें तब भी हो सकता है, और अगर आप शॉर्टकट से करना चाहेंगे तब भी हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15। इफ 1 नंबर इज इंक्लूडेड द मीन ऑफ 6 नंबर बिकेम 17। भाई 5 नंबर आपको बताया, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने हैं 5, उनकी एवरेज कितना है 15, तो इनका सम आ जाएगा। तो उन 5 नंबर का सम कितना आएगा 15 पंजे 75। डायरेक्ट आपको बात समझ में आ गई। तो इन 6 का अगर मुझे सम निकालना है, डायरेक्ट एक लाइन में सम निकालो। 17 छक्का, मतलब अगर मैं एवरेज की नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं, ये दिमाग में रखो, डायरेक्ट क्या मिलेगा सम। अब देखो 15 पंजे 75, 17 छक्का 102, ये है 5 का सम, ये है 6 का सम। इन 6 के सम में से 5 का अगर सम माइनस कर दूं तो वो छठी टर्म जो हमने इंक्लूड करी है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 102 में से तो वो जो 6th टर्म है जो हमने इंक्लूड करी है उसकी वैल्यू कितना है 102 में से 75 विच इज इक्वल टू 27। आपका आंसर हो जाएगा यहां से डेल्टा। समझ आ रहा है ना सब कुछ ये। The mean marks obtained by 300 students in a subject are 60. The mean of top 100 students was found to be 80 and the mean of the last 100 students was found to be 50. The mean marks of the remaining 100 students are, क्योंकि देखो आपको 300 100 60 दिख रहा है, डायरेक्ट कर दो सॉल्व। अगर 300 का, क्योंकि आपको जिसका भी एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, एवरेज या मीन कैसे निकलेगा सम अपॉन नंबर। तो एवरेज निकालने के लिए आपको उनका नंबर पता होना चाहिए। नंबर उसने बता दिया कितने हैं 100 हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट के आपको मार्क्स चेक करने हैं। तो अगर इन 100 स्टूडेंट के आपको मार्क्स का सम मिल जाए तो आपका एवरेज जो आसानी से आ जाएगा। तो टोटल 300 का एवरेज है 60, आपको पता है सम निकल जाएगा डायरेक्ट कि भाई 300 स्टूडेंट का जो जिनका एवरेज 60 है तो उनके मार्क्स का सम कितना आ जाएगा, तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट एवरेज की, एवरेज या मीन की मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर में क्या मिल जाएगा सम। तो आपका आ जाएगा यहां से 300 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 18,000। टॉप जो आपके टॉप 100 हैं, तो टॉप 100 की एवरेज कितनी है 80। तो अगेन सम कैसे निकालेंगे, एवरेज 80 था, नंबर 100 है, कितना जाएगा यहां से आपका 8000। जो लास्ट के 10 थे, लास्ट के 100 हैं, उनका एवरेज कितना है 50। तो अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो लास्ट के 100 का सम कितना आ जाएगा, टोटल में से शुरू के 100 लास्ट के 100 माइनस करूंगा तो बीच के 100 का आ जाएगा मेरे पास सम। तो रिमेनिंग 100 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स का सम है वो कितना है, टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दिया, 18,000 माइनस 8 और 4 12 और 1 13,000, तो कितना आएगा 13 और 6 19, तो यानी कि 13 और 5 18, यानी कि कितना आएगा यहां से 5,000। ठीक है, कितना जाएगा आपके पास ये, मतलब जो रिमेनिंग 100 बच्चे थे उनके मार्क्स का सम कितना है 5,000। आपसे क्या पूछा है उनकी एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सम विच इज 5,000, नंबर कितना है उनका 100, किसके बराबर आ गया 50 मार्क्स। ठीक है, किसके बराबर आपके पास ये 50 मार्क्स के बराबर। आगे देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए बी सी डी ई एफ जी be consecutive even numbers and j k l m n be the consecutive odd numbers. What is the average of all the numbers? एलिगेशन आपको दिखना चाहिए भाई, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का एवरेज दे रखा है। अच्छा मान लो ये इवन नंबर्स हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इनका कंबाइन एवरेज निकालना है। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं कितने हैं 7, आपके पास 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो इनका एवरेज देखो। अगर आपके पास याद होगा, स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, वेन एवर यू हैव अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन हो कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो, एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, या फिर पहला और लास्ट का समेशन का आधा, ये आपको याद होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर आपको याद है तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ
और जी। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने यहाँ पे 7, विच इज ऑड। कैसा है ये ऑड। तो कॉन्जिक्यूटिव चाहे इवन हो चाहे ऑड हो चाहे आपका जो है नेचुरल नंबर हो कुछ भी हो, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको दे रखे हैं ना, एवरेज मीन हमेशा मिडिल टर्म होगा। और अगर टोटल टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो मिडिल टर्म हो जाएगी n+1/2, यानी कि 7+1/2th टर्म, मतलब कौन सी टर्म हो जाएगी यहाँ पे ये फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 4, यानी कि तो ये क्या है इस सीक्वेंस का एवरेज। बात समझ में आई नहीं आई, ये क्या है इसका एवरेज, मतलब इन 7 नंबर का एवरेज आपको दे रखा है। आगे आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखे हैं, क्या है वो J K L M एंड N। तो ये कितने हैं देखो 5, टोटल नंबर कितने हैं 5, ये भी कैसे हैं ऑड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ऑड, हमें टर्म्स पे काम करना है, वो टर्म्स है क्या इवन हो ऑड है कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो इनका मिडिल टर्म क्या होगा, तो इनका मिडिल टर्म हो जाएगा 5+1/2, यानी कि थर्ड टर्म। तो जो थर्ड टर्म होगी सीक्वेंस की वही क्या है इसका एवरेज, मतलब इनका एवरेज है D, इनका एवरेज है L, आपसे कंबाइन का पूछा है तो या तो लगा दो एलिगेशन, या तो लगा दो एलिगेशन, अदरवाइज आपको फॉर्मूला पता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई इन 7 का अगर मुझे सम निकालना है, मतलब A+B+C+D+E+F+G का सम कितना आ जाएगा, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितना है D, नंबर कितना है 7, ठीक है ना। अगर मुझे J के LMN का सम निकालना है तो आप क्या बोलोगे, तो J+K+L+M+N का सम कितना होगा, तो इनका सम हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितना है इनका L, नंबर कितना है 5, क्लियर यहां तक। तो 5L ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एवरेज निकालना है इन सब का, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो इनका समेशन कितना आएगा 5 टाइम्स ऑफ L प्लस 7 टाइम्स ऑफ D डिवाइडेड बाई इनका नंबर कितना है 7 ये थे 5 ये थे 12, आपका आंसर। देखो अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो एक तरीका और था, क्योंकि इनका एवरेज ये भी हो सकता है A+G/2, J+N/2, ये भी हो सकता है। तो आपको दोनों पे चेक करना है ऑप्शन में, क्या ये ऑप्शन में है कहीं पे 5L + 7D/12 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर क्या यहाँ पे डेल्टा। लेकिन अगर इसकी फॉर्म में नहीं है तो क्या चेक करोगे अब, भाई इसका एवरेज ध्यान रखो, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना तो एवरेज क्या होता है आपका, एवरेज होता है पहला प्लस लास्ट का डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस का भी एवरेज क्या हो जाएगा, पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर का एवरेज। अब आपसे क्या पूछा है नया एवरेज, तो सम कैसे निकालेंगे इनटू 7 इनटू अब क्या करेंगे यहाँ पे 5। लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई, तो अगर इसकी फॉर्म में होता तो AGJN होना चाहिए था, क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में AGJN की फॉर्म में आंसर ही नहीं है, तब भी आपका आंसर क्या जाएगा डेल्टा। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आगे रिपीट हो सकता है ये एग्जाम में। आगे देखो, अ स्मॉल कंपनी पेज ईच ऑफ इट्स 5 कैटेगरी C वर्कर 20,000, ठीक है। अपनी एक कंपनी है जो अपने 5 कैटेगरी C वर्कर को 20,000 रुपये दे रही है, 5 कैटेगरी C वर्कर्स। तो जो C कैटेगरी के वर्कर हैं वो कितने हैं टोटल 5, और हर एक को ये अमाउंट दे रहे हैं 20,000। ऐसे ही ईच ऑफ 3 कैटेगरी B, तो B कैटेगरी के टोटल कितने लोग हैं 3 एम्प्लॉयज हैं जिनको ये पे कर रहे हैं 25,000, और जो इनकी A कैटेगरी है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा है और जिसको ये पे कर रहे हैं 65,000, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग लेस देन द मीन सैलरी इज, तो ओवरऑल की मीन सैलरी बता दो, तो पहले इनका सम निकालेंगे। तो मीन सैलरी क्या हो जाएगी, भाई एक को दे रहे हैं 20,000 तो 5 को दे रहे हैं 20×5 100, 1 लाख, तो 25 दिया 75,000 और प्लस 65,000, तो ये हो गया टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है 5 3 8 और 1 9, ये आ गया टोटल एम्प्लॉयज का मीन सैलरी। तो देखो कितना ऐड करना है 3 0 3 0, तो 3 0 ऐसे आई जाएंगे। इसके बाद 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा और 1 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा और 1 2,
कितना आ जाएगा ये 2,40,000 डिवाइडेड बाय 9। तो मीन सैलरी कितना दिख रहा है, तो 9 3 ज़ा 27, तो 9 2 ज़ा 18, 18 के बाद कितना गया 6 60, तो 9 6 ज़ा 54, दोबारा से क्या बचा 60, मतलब 6 9 6 ज़ा 54, मतलब 26,000 के करीब आपको आंसर दिख रहा है। जो मीन सैलरी आएगी ना वो 26,000 के आसपास आ जाएगी। तो हम पॉइंट गलत लगा दिए क्या? ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 4 6 9 छक्का 54, फिर 6 60 9 छक्का 54, फिर 6 60, फिर 9 छक्का 54, फिर पॉइंट 9 1 9, कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, मतलब आपको जो दिख रहा है ना वो इस तरीके से आएगा। तो मतलब 26,666 इसकी एवरेज सैलरी है। पॉइंट में कुछ भी हो भूल जाओ। आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं एम्प्लॉयज में जिनकी सैलरी मीन सैलरी से कम है, मतलब 26,000 से कम है। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी सैलरी 26,000 से कम है? ये दो कैटेगरी वाले, सी कैटेगरी वाले और बी कैटेगरी वाले। तो टोटल नंबर कितने हैं? 5 और 3 8। आपका आंसर हो जाएगा अल्फा। आगे देखो, the average height of 22 student of a class is 140 centimeter and the average height of 28 student of another class is 152 centimeter. What is the average height of the student of both the classes? अगेन सेम चीज दिख रहा है भाई। 22 स्टूडेंट है क्लास में, मान लो वो क्लास ए है, और जिनकी एवरेज हाइट कितना है 140, और दूसरी क्लास है मान लो बी है जिसमें 28 स्टूडेंट हैं और जिनकी एवरेज हाइट कितना है 152। आपसे पूछा इनका कंबाइन बताओ। ठीक है, कंबाइन मान लेंगे x, क्या लगा दोगे एलिगेशन। तो हमेशा क्या मिलेगा? क्वांटिटी का रेशो, यानी कि उनके नंबर का रेशो। तो 22 और 28 का नंबर का रेशो कितना हो जाएगा? 11:14। मतलब ये जो रेशो आएगा कितना आएगा? 11:14। ये छोटा है ये बड़ा है, तो आपको दिख रहा है 152 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 140 इज इक्वल टू 11/40। सॉल्व करेंगे, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। तो कितना जाएगा ये? 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगे 2, 14 पंजे 70 और 2 72 का 2 हासिल लगे 7, 14 एकम 14 और 7 21, माइनस 14x इज इक्वल टू 11x माइनस 0, 11 चौक 44 का 4 हासिल लगे 4, 11 एकम 11 और 4 15। तो ये 14x इसको इधर लेके जाएंगे, 14x को इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 25x। इसको इधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 4 और 2 6, 5 और 1 6, 2 और 1 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3668 डिवाइडेड बाय 25। एक बार ध्यान से देखो इसको, बस ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। x की वैल्यू क्या है? डिवाइड करेंगे 25 ही कम 25, क्योंकि 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा। तो 25 ही कम 25, क्या बचा आपके पास यहाँ पे 11, यानी कि 116। तो 25 छक्का भाई 0 करेंगे 8 आ गया, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 2 और 1 3। ठीक है, हाँ ठीक है, बस एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। फिर भी कितना आएगा 3668। तो 25 ही कम 25 116, तो 25 चौका, हाँ फिर कितना आ जाएगा? हमारे पास कैरी बना 116, तो 25 चौका 100, कितना बना 60, यानी कि 168। अब 168 को डिवाइड करेंगे तो 25 छक्का आपको पता है कितने होते हैं 150। ठीक है, यानी कि 146। कितने ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में, यानी कि 4 लिया आंसर। आगे सोल्व करोगे तो 0.72 आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में इतना दिमाग लगाना है, 0.72 आपको फाइंड नहीं करना है, क्योंकि 146 वाला एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा वो। At present, the average of the ages of a father and a son is 25 years. ठीक है, at present the average age of father and the son is 25 year. ठीक है, फादर और सन की जो एवरेज एज है वो कितना है 25, तो उनका सम कितना हो जाएगा 50। आफ्टर 7 years द सन विल बी 17 year old। 7 साल के बाद। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखो, आप ये भी कर सकते हो बट नहीं करना। आपको एवरेज दे रखी है फादर और सन की आज की, कितना है 25, तो रखना आफ्टर 7 years, क्योंकि 7 साल के बाद उसने अब कंडीशन दे रखी है ना। मैंने आपको बताया था एवरेज एज हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होगी, तो दोनों की एज 7 से बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट याद रखो एवरेज का। अगर हर एक टर्म सेम रेट से बढ़ रही है तो आपकी एवरेज भी सेम रेट से बढ़ जाएगी। तो आफ्टर 7 years
जो फादर और सन की जो एज हो जाएगी वो भी 25 + 7 यानी कि 32 हो जाएगी। यह 7 साल के बाद की उनकी एज, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 7 साल के बाद का उनका सम हो जाएगा 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिया 6 64। अब 7 साल के बाद जो बेटे की एज है वो कितना है 17, सन कितना है 17, तो 64 में से 17 माइनस कर दूंगा, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 47। श्योर है ना, 64 में से 7, व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर द 14 ईयर्स। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। 17 ईयर ओल्ड है तो कितना जाएगा, 5 और 1 4, 47 गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, फादर की प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज कितना है, सॉरी ये एज कब की है आपकी, 47 एज है आपकी 7 साल के बाद की। तो आज की एज कितना है 7, इसमें से माइनस कर देंगे विच इज 40। अगर आज की एज आपकी 40 है, उसने क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद एज क्या होगी, 40 + 10 50 साल, यानी कि चार्ली आंसर। आप यहां से भी सोल्व कर सकते हैं। ये एज कब की है, आफ्टर 7 ईयर्स, आपसे पूछिए आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आप यहां पे एज उसकी 47 है, यहां का गैप देखो कितना है 3 साल है ना, तो 47 में 3 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 50। आप यहां से भी कर सकते हैं सोल्व और यहां से भी कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, चार्ली। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 55 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर। अगर 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज 55 है, अभी लिखवाया था, ऐसे क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी मत करना कि भाई पहला नंबर मान लेते हैं n, दूसरा हो जाएगा n+1, तीसरा हो जाएगा n+2 और नवा हो जाएगा n+8। ऐसे सॉल्व मत करना, टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, फिर चाहे इवन हो, फिर चाहे ऑड हो, फिर चाहे वो नेचुरल नंबर हो, फिर चाहे वो एपी हो, बस गैप सेम होना चाहिए, तो उनका एवरेज जो होगा वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। नंबर कितने हैं 9, तो इनकी मिडिल टर्म कितनी होगी, मिडिल टर्म होगी इसकी 5वीं टर्म। मतलब ये है कि इन 9 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो एवरेज है वो मिडिल टर्म के बराबर होता है, मतलब 5वीं टर्म 1 2 3 4 5, तो जो 5वीं टर्म है ना वही एवरेज होती है। तो 5वीं टर्म कितनी होगी फिर 55। क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर, तो 55, ये 56 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। क्या पूछा उसने, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, जिनसे आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो और ट्राई करो खुद से एक बार। द एवरेज ऑफ द एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स in a class is 19 years. When 5 new students are admitted to the class, the average age of the class becomes 18.5 years. What is the average age of the 5 newly added, ठीक है, न्यूली एडेड स्टूडेंट्स। तो जो नए 5 स्टूडेंट आए हैं उनकी एवरेज बतानी है। एवरेज मतलब एवरेज निकालने के लिए पहले उनका सम पता होना चाहिए, नंबर आपको पता है 5 है, बस उनकी एज का सम पता होना चाहिए, एज की सम को नंबर से डिवाइड करेंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो देखो हमारे पास 15 बच्चों की एवरेज एज कितना है 19, तो यहां से डायरेक्ट आप सम निकाल दोगे कि भाई वो जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनकी एज का सम कितना है, तो 15 इंटू 19, तो 19 पंजे 95 का 5 कैरी गया 9, 19 से कम 19 और 9 कितना जाएगा 285। तो ये जो 15 बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनकी एज का सम कितना है 285, ठीक है। लेकिन जब 5 नए बच्चे आए तो 5 मतलब अब कितना हो गया 20, तो इनकी एज का सम कितना हो जाएगा, तो 18.5 इंटू 20, तो पॉइंट हटाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 370। ये था 15 का सम, ये है 20 का सम। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 आए उनका सम अगर मैं निकालूं, अगर मैं, ठीक है, सम ऑफ 5 न्यूली एडेड स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 370 में से 285 माइनस कर देंगे, 370 माइनस 285, कैरी लेंगे 10 में से 5 गया 5, 6 फिर दोबारा लेंगे कैरी, 16 में से 8 गया 8, कितना आएगा आपके पास 85। तो ये उन 5 बच्चों का सम है, आपको क्या निकालना है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
विच इज इक्वल टू 17 ईयर्स। तो वो जो नए 5 बच्चे आए थे उनकी एवरेज एज कितना है? 17 ईयर्स। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है आपसे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 11, the arithmetic mean of the first 6 observation is 10.5 and the arithmetic mean of the last 6 observation is 11.5, what is the sixth observation। देखो यार ऐसे क्वेश्चन को ना अगेन आप बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट सीडीएस में ना कभी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, थोड़ी बहुत चीज़ों को याद रखो, काम आसान हो जाएगा। 11 ऑब्जर्वेशन है जिनकी एवरेज कितना है 11, तो उनका सम निकल जाएगा डायरेक्ट। उन 11 का सम कितना हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितना है 11, नंबर कितना है 11, कितना आ जाएगा 111। अब पहले 6, तो पहले 6 का मैं सम निकाल दूंगा, स्टार्टिंग के 6, तो कोई ऐसे समझो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसने बोला पहले 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आ गए। तो इन पहले 6 का सम मैं निकाल सकता हूं, तो पहले 6 का सम कितना आ जाएगा 6 इंटू 10.5 विच इज इक्वल टू 6 5 जा 30, कैरी गया 3, 6 कम 6 विच इज 63, एंड दिस अर्थमेटिक मीन ऑफ द लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 11.5। तो लास्ट क्या बोल दिया उसने 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये आखिर के 6 हैं, ये है आखिर के 6। तो इन आखिर के 6 का जो सम होगा, तो सम ऑफ लास्ट 6 वो कितना आ जाएगा 6 इंटू 11.5, तो 6 5 जो 30, डेसिमल लगेगा 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6। अब एक बार बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो आपने एक चीज गौर की, ये जो नंबर थी, ये जो टर्म थी, कौन सी वाली 1 2 3 4 5 6, ये जो 6th टर्म है ना, ये दोनों में आई है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करके किसको माइनस कर दूं, इन 11 को माइनस कर दूं, मतलब इन दोनों के सम में से मैं 11 के सम को माइनस करूंगा, तो मुझे ये जो 2 बार रिपीट हुई है ना, इसकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यही आपको करना था। अगर आपको 6th टर्म की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 और 3 12 का 2 हासिल लेगा और 1 6 6 12 और 1 13 132 माइनस 121, तो 6th टर्म की वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, ठीक है 11, दैट इज चार्ली आंसर। और लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा आज के इस सेशन का, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन बी सेक्शन ए आर 65 एंड दैट ऑफ दिस सेक्शन बी आर 70, if the average marks of both the sections combined are 67, then the ratio of number of student of section A to that of section B is, आपको पता है कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए आर 65, इनका एवरेज मार्क्स कितना है 65, बी का कितना है 70, कंबाइन का एवरेज मार्क्स कितना है 67। डायरेक्ट आपको पता है एलिगेशन लगाना था, इंडिविजुअल दे रखा है, कंबाइन दे रखा है, नंबर का रेशो पूछा है, और आपको पता है एलिगेशन लगा के आपको नंबर का रेशो ही मिलेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो 70 में से 67 गए 3, रेशो 67 में से 65 गया, मतलब ए और बी का जो नंबर को रेशो होगा, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो स्टूडेंट का रेशो होगा वो कितना होगा 3:2, यानी कि अल्फा आंसर, क्योंकि सेक्शन ए का पूछा है बी के साथ, ए का पूछा है बी के साथ, तो आंसर क्या है आपका 3:2। ठीक है, तो आज हमने बेटा 2018 तक के पास्ट ईयर्स को देखा है, हमने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है कि एवरेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी इसमें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस को देखते रहें और हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहें। जय हिंद।